तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट एम.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फार्माकोलॉजी से एम.फार्म कर रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और यहाँ पे इनको पढ़ करके आप गारंटेड पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि सिलेबस में ये आपका एडवांस्ड फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, तो यहाँ पे टोटल 5 यूनिट आपकी दे रखी है और इनको ना थोड़ा डिटेल में आपने पढ़ना है एम.फार्म लेवल से। तो हम ना हर एक यूनिट को एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, मतलब जैसे 5 यूनिट है तो हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें है जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें आएगा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, जो आप ऑलरेडी बी.फार्म में पढ़ चुके हैं पर आपने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले देखिए आपने जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथ सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। दूसरा कि जैसे आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, वैसे ही हमने यहाँ पे कवर करें हर एक यूनिट के यूनिट वाइज। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है ना हमने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सिलेक्ट किए हैं। टोटल जो 5 यूनिट्स हैं उनसे ना हमारे यहाँ पे 37 क्वेश्चन बनते हैं और इनको हम यूनिट वाइज यूनिट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट के हम स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ना हमने इस सब्जेक्ट को समझना है, यानी कि इसका बेस बनाना है। जैसे कि मैंने लिखा है कि क्वेश्चंस की स्टार्टिंग आगे से हो रही है, पहले मैंने लिखा है बेसिक्स फॉर एडवांस्ड फार्माकोलॉजी, मतलब जो चीज़ आपने बी.फार्म में पढ़ी थी या फिर इस लेवल की फार्मेसी पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहले हम वो बेसिक्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो आगे के जो पार्ट रहेंगे यूनिट रहेंगे या ये जो नोट्स वगैरह हैं इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से देख सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे एम.फार्म का सेक्शन नजर आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपनी स्ट्रीम को चूज करना है, फार्माकोलॉजी जो भी है, ठीक है, उस पर ही क्लिक करना है। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है, वहाँ पे जो बैच है ये, यानी कि आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये वीडियोस आगे की सारे नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक्स की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें आपने जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। सिंपली आपने जो फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक जो बी.फार्म में पढ़ा था वो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपने पढ़ना है। लेकिन उससे भी पहले देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है, वो है बेसिक्स फॉर एडवांस्ड फार्माकोलॉजी। मतलब ये सब पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो आपने बी.फार्म लेवल पे पढ़ी होंगी चीज़ें वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँगा ताकि आपको एकदम जीरो लेवल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में कि आखिर फार्माकोलॉजी क्या है। आप पढ़ करके आ रहे हैं बी.फार्म के 3 सेमेस्टर्स के अंदर, 4th सेम, 5th सेम, 6th सेम आपने ये फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, तो आपका ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से फेवरेट ही होगा, तभी आप फार्माकोलॉजी से यहाँ पे एम.फार्म कर रहे हैं और इसमें आगे चल के बहुत से लोग पीएचडी भी करेंगे। तो फार्माकोलॉजी सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है, सिंपल तरीका, फार्माको प्लस लॉजी। फार्माको यानी कि जो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आया है जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड लॉजी का मतलब कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो सिंपली यहाँ पे रेड लाइन में एक लिखी है लाइन कि फार्माकोलॉजी इक्वल्स टू स्टडी ऑफ ड्रग। जो भी दवाइयाँ होती हैं वो हमारी बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी उनके साथ क्या करती है और उस दवाई का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, कैसे वो काम करती है, बस यही समझना फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली देखिए वही डेफिनेशन है, कोई इसमें समझाने वाली चीज है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इतना बेसिक क्लियर कर रखे हैं। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर इंटरेक्शंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द मैकेनिज्म्स बाय व्हिच दे प्रोड्यूस थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, क्या है फार्माकोलॉजी? सिंपली जो दवाइयों की स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी दवाई के साथ जो हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि एडीएम हम देखते हैं, और फिर वो जो दवाई है वो किस तरीके से काम कर रही है और कैसे अपना थेराप्यूटिक या टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है। बस ये 2 चीज़ समझते हैं, यही फार्माकोलॉजी है। तो यहाँ पे मैंने इमेज शो कर रखी है कि कोई भी दवाई हमारी बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाकर के दवाई के साथ क्या होगा और वो दवाई हमारी बॉडी के साथ क्या करेगी, इन दोनों चीज़ों को समझना यही है फार्माकोलॉजी। अभी जो आपका सब्जेक्ट है ना वो है एडवांस्ड फार्माकोलॉजी। अब ये एडवांस्ड फार्माकोलॉजी क्या है, सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है। एडवांस्ड कहने का मतलब हायर लेवल और इन डेप्थ मीन मोर डिटेल, मतलब कोई भी चीज़ आप डिटेल में पढ़ रहे हो ना उसको एडवांस्ड बोलते हैं।
ठीक है। फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग। सिंपली कहें एडवांस फार्माकोलॉजी का मतलब है कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन। दवाइयों की बहुत डिटेल में ये समझना कि वो दवाई हमारी बॉडी में जाकर के कैसे काम कर रही है, सेलुलर लेवल पे और मोलिकुलर लेवल पे। मतलब सेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं, कई टाइप की जो बाइंडिंग साइट होती हैं, वर्किंग साइट होती हैं, उनको ध्यान से डिटेल में समझना है ना। इसके अलावा मोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उन पर क्या असर होता है दवाई का, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझना, वो सब अब यहाँ पे आप देखने वाले हैं, यानी कि एडवांस फार्माकोलॉजी में। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए डिफाइन कैसे करना है कि एडवांस फार्माकोलॉजी इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ड्रग एट सेलुलर एंड मोलिकुलर लेवल्स इंक्लूडिंग देयर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, मोड ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड रिसेंट एडवांसेस इन ड्रग थेरेपी। कि ये जो सब्जेक्ट है एडवांस्ड फार्माकोलॉजी, इसमें आप दवाइयों की स्टडी करोगे लेकिन सेलुलर और मोलिकुलर लेवल पर डिटेल में स्टडी करोगे कि आखिर जैसे बीफा में हमने सिंपली उनका मोड ऑफ एक्शन देखा था कि हमारी दवाई कैसे काम कर रही है, मतलब जनरल मोड ऑफ एक्शन। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे असलियत में कि आपकी दवाई सेल पे जाकर के क्या कर रही है, सेल में भी फिर अंदर घुसोगे, यानी कि जो भी उनकी मोलिकुल्स होते हैं मोलिकुलर लेवल पे, जैसे कि प्रोटीन है या डीएनए में या आरएनए में, वो क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में समझोगे, है ना। उनका थेराप्यूटिक यूज़, एडीआर वगैरह, और रिसेंट एडवांसेस जो अभी हुए हैं, कुछ एडवांसमेंट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझोगे ड्रग थेरेपी की। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसी से रिलेटेड इमेज लगा रखी कि एडवांस फार्माकोलॉजी का मतलब है कि सेलुलर लेवल और मोलिकुलर लेवल, इन पर दवाइयों की डिटेल में स्टडी करना। ठीक है। तो ये है आपका एडवांस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। अब ये हमारा थोड़े बेसिक्स क्लियर करेगा, आगे जो पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे टर्म है बेसिक टर्म इन फार्माकोलॉजी, जो आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि ड्रग क्या है, एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ए ड्रग। कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एक रेस्पॉन्स, एक थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स या बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके, बस वही ड्रग कहा जाता है। एग्जाम्पल जिसकी पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, मॉर्फिन है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है वो समझ लेते हैं। थोड़ी पुरानी चीज़ों को जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं। फार्माको प्लस काइनेटिक, फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मतलब हमारी बॉडी में ड्रग कैसे मूव कर रही है, ये स्टडी करना फार्माकोकाइनेटिक। पीके बोले तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ठीक है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, जैसे कि ड्रग को वो एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर उसको मेटाबोलाइज करेगी, फिर बॉडी से बाहर निकाल देगी। बस यही समझना आपका फार्माकोकाइनेटिक है, जिसको हम शॉर्ट में एडीएमई बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कि ड्रग का ब्लड में पहुंचना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ब्लड के द्वारा या कहें तो हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में टिश्यूज तक सारी ड्रग को सर्कुलेट करना या फैलाना। मेटाबॉलिज्म कि जब दवाई अपना असर दिखा लेती है 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद उसको बॉडी से निकालना होता है, तो निकालने से पहले उसको इनएक्टिव या कहें तो ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड जब वो इनएक्टिव हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, उसके बाद यूरिन के थ्रू या फीकस के थ्रू या और भी स्वेट वगैरह के थ्रू तो वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है, उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। ठीक है। सिंपल चीज़ें हम समझ रहे हैं अभी। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक। सिंपली फार्माको प्लस डायनेमिक, फार्माको बोले तो ड्रग, डायनेमिक बोले तो पावर या एक्शन, मतलब ड्रग के पावर या एक्शन की स्टडी करना कि आखिर दवाई कैसे काम कर रही है और क्या इफेक्ट डाल रही है, इनकी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है, तो इसमें आपने मेनली फोकस करना होता है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं उन पर, और क्या इफेक्ट आ रहा है ये हम देखते हैं किसमें, फार्माकोडायनेमिक में। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी टर्म यहाँ पे रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर एक टाइप की हमारी प्रोटीन होती है जो या तो आपके सेल के सरफेस पर ऊपर होती है या सेल के अंदर न्यूक्लियस में होती है, जहाँ पे जो भी लिगैंड है यानी कि ड्रग वगैरह है वो जाकर के बाइंड होती है और अपना असर दिखाती है। तो सिंपल लिखा है कि ए प्रोटीन वेयर ए ड्रग बाइंड्स टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, एक ऐसी प्रोटीन जिससे जुड़ करके दवाई या कोई भी लिगैंड अपना असर दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बीटा रिसेप्टर फॉर एड्रेनलिन, या और भी रिसेप्टर होते हैं आपके, हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं या अल्फा रिसेप्टर होते हैं ना, बहुत सारे रिसेप्टर अपने बॉडी में पड़े हैं तो आप जानते हैं, तो वो एक टाइप की प्रोटीन होते हैं। ठीक है। आगे है आपका एफिनिटी। एफिनिटी को हिंदी में बोलते हैं लगाव या मेल। एफिनिटी बोले तो मीन अट्रैक्शन और बाइंडिंग कैपेसिटी,
किसी के लिए अट्रैक्शन होना, लगाव होना, जैसे जो ड्रग होती है लिगैंड होता है वो रिसेप्टर के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, यानी कि वो रिसेप्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनसे जाकर के जुड़ते हैं, बस उनकी यही जुड़ने की एबिलिटी एफिनिटी कही जाती है। तो एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मेन जरूरी होता है कि दवाई का रिसेप्टर से जाकर के जुड़ना, तो यही एबिलिटी है एफिनिटी। आगे है एफिकेसी, कि जुड़ करके जो एक एबिलिटी है कि भाई बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो कर रही है आपकी दवाई, तो उसको एफिकेसी कहा जाता है। एफिकेसी मीन इफेक्टिवनेस और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, यानी कि एक उनके अंदर क्षमता या कह सकते हैं कैपेसिटी दवाई के अंदर जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करे, वो एफिकेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है कि एफिकेसी इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंसी। पोटेंसी बोले तो क्षमता हिंदी में बोलते हैं, मीन पावर और स्ट्रेंथ। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे डोज की या अमाउंट की हम बात करते हैं कि इतनी डोज पर आपकी दवाई कितना रेस्पॉन्स शो कर रही है, मतलब वो उसकी क्षमता है। जैसे पोटेंसी इज द अमाउंट, यानी कि डोज या कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट, मतलब एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो या जो किसी बीमारी को रोक रहा हो, वो प्रोड्यूस करने के लिए जितनी डोज चाहिए होती है, जितना अमाउंट दवाई का चाहिए होता है, वो पोटेंसी है। या दूसरी तरह से बोल लो कि मोर देन 50% एक्शन जब चाहिए होता है, जिस डोज पर वो काम करती है, वो उसकी पोटेंसी कही जाती है। जितनी पोटेंट ड्रग होगी वो उतना ही यहाँ पे मतलब कि लोअर डोज पे ही, कम डोज पे ही ज़्यादा असर दिखाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ टर्म जो कि डेफिनेशन ये शॉर्ट में 2 नंबर में आ भी जाती हैं, आगे क्वेश्चन भी इनमें से बनेगा। ठीक है, एगोनिस्ट आप जानते हैं, यानी कि वो ड्रग या वो लिगैंड जो कि रिसेप्टर से जुड़ता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करके कोई भी बायोलॉजिकल, फुल बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करता है। तो ड्रग डेट एक्टिवेट द रिसेप्टर, ड्रग जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और फुल रेस्पॉन्स शो करती है, उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट जो आपके जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जुड़ती तो है, पर वो उसको ब्लॉक करती है और यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्स जनरेट होने वाला होता है उसको प्रिवेंट करती है, रोकती है, मतलब कि जीरो रेस्पॉन्स शो करती है। नेक्स्ट आपका पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल बोले तो कि एगोनिस्ट तो है वो, मतलब कि वहाँ पे रेस्पॉन्स तो शो कर रहा है, पर पार्शियल, आधा अधूरा, वहाँ पे पूरी तरीके से वो रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है। तो लिखा है बाइंड्स टू रिसेप्टर बट प्रोड्यूस वीकर इफेक्ट देन फुल एगोनिस्ट, कि ये रिसेप्टर से बाइंड तो होते हैं पर ये कम इफेक्ट शो करते हैं एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट के कंपेयर में। जैसे कि एग्जांपल इसके यहाँ पे पिंडोलोल है, ब्यूप्रीनोरफिन है, जैसे कि पिंडोलोल बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे एज ए पार्शियल एगोनिस्ट काम करती है, मतलब उनसे ये बाइंड भी होती है अच्छे तरीके से, पर जो असर जो दिखाती है ना वो फुल एगोनिस्ट के कंपेयर में कम असर दिखाती है। ऐसा ही ब्यूप्रीनोरफिन, जैसे कि ये ओपियोइड म्यू रिसेप्टर से जाकर के जुड़ती है और ये एक पार्शियल एगोनिस्ट की तरह काम करती है। ये एक एनाल्जेसिक होती है, मतलब कि दर्द को कम करती है, ये दर्द को कम तो करती है, लेकिन अगर हम मॉर्फिन जो कि इसका फुल एगोनिस्ट है इस रिसेप्टर का, अगर उससे कंपेयर करें तो दर्द ये कम कर पाती है, यानी कि इफेक्ट इसका कम होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे हमारा इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट का कहने का क्या मतलब है, यानी कि रिवर्स रेस्पॉन्स, कि ये रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर में ये रेस्पॉन्स भी शो करेगा, लेकिन जो एगोनिस्ट होता है ना, नॉर्मल एगोनिस्ट, उसके कंपेयर में उल्टा असर दिखाएगा। ध्यान रखना, इनवर्स कहने का मतलब है उल्टा, यानी कि रिवर्स रेस्पॉन्स। जिसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा है इट प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट ऑफ एन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट के जस्ट अपोजिट ही असर दिखाता है। जैसे कि रिमोनावेंट है, ये इनवर्स एगोनिस्ट होता है कैनाबिनोइड CB1 रिसेप्टर का। जैसे इसके जो नॉर्मल एगोनिस्ट होते हैं ना, जिसके एनेंडामाइड, THC जो होते हैं, अगर वो CB1 रिसेप्टर से जाकर के जुड़ते हैं ये नॉर्मल एगोनिस्ट, तो ये भूख को यहाँ पे बढ़ाते हैं। कौन कौन? एनेंडामाइड और THC वगैरह। अगर हम बात करें रिमोनावेंट, ये जो है इसका क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट है, जो अगर इस रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है तो जस्ट अपोजिट काम करता है, ये एपेटाइट को सप्रेस करता है, भूख को ही सप्रेस करता है। समझ आया? तो ये नॉर्मली इसके एगोनिस्ट भूख को बढ़ा रहे थे, ये भी रिसेप्टर से जाकर के एक्शन ही दिखा रहा है पर उल्टा एक्शन दिखा रहा है, तो ये है आपके इनवर्स एगोनिस्ट। आगे जैसे कि इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे कि बीटा कार्बेकोलिन है, जो कि इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं गाबा ए रिसेप्टर के। गाबा ए रिसेप्टर पे ये जो है आपके एंजाइटी या कन्वर्जन ये करते हैं, है ना, टेंशन वगैरह या
कन्वर्जन वगैरह। नॉर्मल जो एगोनिस्ट होते हैं गाबा ए रिसेप्टर पे, वो आपका सेडेशन या एंजियोलाइसिस करते हैं। ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए ना आपने इस टेबल को जरूर से समझ लेना है, और अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो समझ लीजिए आपको इनके बीच का कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि क्या है एगोनिस्ट, क्या है एंटागोनिस्ट, क्या है रिवर्स या कहें तो इनवर्स एगोनिस्ट, क्या है पार्शियल एगोनिस्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग का टाइप या कहें तो लिगैंड, जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट। यहाँ पे लिखिए एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कि वो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पे है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, कि अगर वो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो उनका जो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो इफेक्ट है वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे अगर देखिए मैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए कि अगर जैसे कोई भी दवाई है, कोई भी ड्रग है, अगर वो रिसेप्टर से अपने जुड़ती है, सपोज करो यहाँ पे ही जुड़ती है, ठीक है, और फुल रेस्पॉन्स शो करती है, अगर फुल रेस्पॉन्स शो करती है तो उसको हम यहाँ पे +1 के नाम से इंडिकेट करेंगे। +1 से इंडिकेट करेंगे अगर कोई भी दवाई फुल रेस्पॉन्स शो कर रही है। अगर वहाँ पे कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, अगर वहाँ पे कह सकते हैं कि बस वो उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रही है, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम 0 से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अगर इफेक्ट उल्टा आ रहा है तो हम उसको -1 से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आप समझिए जैसे कि एगोनिस्ट जो होते हैं वो रिसेप्टर से कंप्लीटली बाइंड होते हैं, और वो उनकी अगर हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें तो +1 होती है। +1 मतलब कि वो जो है फुल्ली रेस्पॉन्स शो करते हैं पॉजिटिव, जो भी एक्टिवेट करके होता है। ठीक है, दूसरा है आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब ये कंप्लीटली उस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, मतलब 0। ना तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ना ही वो इन्वर्स कोई काम करता है, वो जस्ट ब्लॉक हो जाता है, 0 रेस्पॉन्स होता है वहाँ पे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे इनवर्स एगोनिस्ट, जो कम्प्लीटली हर एक की तरह ऐसे ही बाइंड होता है जैसे कि नॉर्मल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बाइंड होते हैं, है ना। और इसकी अगर हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि नॉर्मल एगोनिस्ट की +1 थी तो इसकी -1 रहेगी। ठीक है, हमने ये पैमाना या पैरामीटर आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रख दिया है। आगे है पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब जो आधा अधूरा वहाँ पे असर दिखाता है। ये कम्प्लीटली बाइंड तो होता है रिसेप्टर से, लेकिन इसका जो रेस्पॉन्स है ना तो वो 1 होता है, यानी कि ना तो वो +1 तक दिखा पाता है और ना ही वो 0 रहता है, वो 0 से 1 के बीच में रहता है। आप बोल सकते हैं वो 1 से कम रहता है, ना तो 0 रहेगा ना ही पूरा 1 रहेगा। समझ आ गया। तो बस इन चीज़ों से ध्यान रख सकते हैं कि आपका एगोनिस्ट क्या है, मतलब कि फुली रेस्पॉन्स +1, एंटागोनिस्ट 0, इनवर्स एगोनिस्ट -1, पार्शियल एगोनिस्ट 0 to 1, उसके मतलब दरमियान यानी कि बीच में। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो है साइड इफेक्ट। किसको बोलते हैं? साइड प्लस इफेक्ट। साइड बोले तो सेकेंडरी या एडिशनल, इफेक्ट बोले तो रिजल्ट या आउटकम। अगर आपकी दवाई का कोई मेन इफेक्ट के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट भी आ रहा है जो आपके लिए फायदेमंद और नुकसान दोनों हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट, जो मोस्टली प्रेडिक्टेबल होते हैं और इनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो लिखा है कि साइड इफेक्ट इज ए सेकेंडरी प्रेडिक्टेबल ऑफ एन अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग विच मे और मे नॉट बी हार्मफुल। मतलब आपकी जो दवाई है, जिसकी मेन दवाई एग्जाम्पल तौर पे जिसकी एंटीहिस्टामिन है, तो वो जो है आपकी एलर्जी को दूर करेंगी या यानी कि खुजली वगैरह हो रही है उसको दूर करेंगी, लेकिन उनका साइड इफेक्ट देखा जाता है कि वो ड्राउजीनेस यानी कि वो थोड़ा सा नींद भी लाती हैं। अब नींद आ रही है उसको खाने के साथ तो बहुत से के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि भाई जिसको सोना है रात में अगर वो खा रहा है अच्छे से नींद आएगी। कई बार अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, कहीं पे जाना है, अगर उसको नींद आ रही है तो उसके लिए नुकसानदायक होगी। आगे यहाँ पे लिखा है कि इट ऑकर्स एट थेराप्यूटिक डोज। ये नॉर्मल डोज जो होती है उसी पर शो होते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR क्या होते हैं, इनको हम एडवर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। तो एडवर्स कहने का मतलब है यानी कि हार्मफुल और अनफेवरेबल, कि एन ADR इज एन अनवांटेड, हार्मफुल एंड अनइंटेंडेड रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट ऑकर्स एट नॉर्मल डोज। कि दवाई का वो इफेक्ट जो आपको नहीं चाहिए, एकदम अनवांटेड हो, हार्मफुल भी हो साथ में, और वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा हो, तो उसको हम ADR बोलते हैं। ये हार्मफुल ही होते हैं, ठीक। और ये नॉर्मल डोज पे होते हैं। लिखा है कैन बी डेंजरस, रिक्वायर ड्रग विड्रॉवल और ट्रीटमेंट। ये आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं,
इसके लिए आपको दवाई रोकनी भी पड़ेगी और ट्रीटमेंट भी इसका कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग विद एस्पिरिन, एस्पिरिन के साथ गैस्ट्रिक ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो उसका ADR है। ठीक है, आपका साइड इफेक्ट जो है वो हेल्पफुल भी हो सकता है, कई बार ये आपके लिए हानिकारक यानी कि नुकसानदायक भी हो सकता है, लेकिन ADR हमेशा आपके लिए हार्मफुल ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने दवाई का यूज़ नहीं करना है। एग्जांपल इसकी पेप्टिक अल्सर में एस्पिरिन का यूज़ नहीं करना है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये टर्म भी आपने ध्यान रखनी है। आगे है ड्रग इंट्रैक्शन, मतलब जब हम एक से ज़्यादा दवाइयों को एक साथ खाते हैं तो कई बार वो आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को, एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को या मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं, वही ड्रग इंट्रैक्शन कहा जाता है। आगे है बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कि द फ्रैक्शन या द रियल परसेंटेज ऑफ ड्रग डेट रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, वही आपका है क्या, बायो अवेलेबिलिटी। आपने पैरास्टामोल तो खाई 500 मिलीग्राम, लेकिन ब्लड में पहुंची 350 मिलीग्राम, तो बीच में जो है वो आपके लिवर के द्वारा कुछ रोक दी गई, तो जो एक्चुअल अमाउंट पहुंच रहा है ड्रग का वही है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, आगे है हाफ लाइफ, जिसको टी हाफ भी बोलते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू डिक्रीज बाई 50%, कि ब्लड में जितनी ड्रग पहुंची है उसके स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल अमाउंट को हाफ तक पहुंचाने में जितना टाइम लगता है, जैसे सपोज करो कोई भी दवाई है वो 400 मिलीग्राम आपके ब्लड में पहुंची और उसकी कंसंट्रेशन को हाफ करने में यानी कि 200 मिलीग्राम तक पहुंचाने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो हाफ लाइफ उसकी 4 हो गई, 4 घंटे। ठीक है, आगे है ED50। ED50 इफेक्टिव डोज 50 इसको हम बोलते हैं, द डोज ऑफ ए ड्रग डेट प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट इन द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक ऐसा पैरामीटर है जो कि ड्रग की एफिकेसी को यानी कि सेफ्टी को पता करने के लिए किया जाता है, कि ED50 हम जो है ED50 हम उस डोज को बोलते हैं कि जिस डोज पर जो दवाई है वो 50% लोगों में असरदार होती है या अपना इफेक्ट शो करती है सही तरीके से, तो उसी डोज को हम यहाँ पे इफेक्टिव डोज 50 बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है LD50, लीथल डोज 50, मतलब दवाई की वो डोज जिस डोज पर वो 50% एनिमल्स के अंदर जो है टॉक्सिसिटी कॉज करती है या उनकी डेथ का रीजन बनती है, वो आपका LD50 कही जाएगी। द डोज ऑफ ए ड्रग डेट कॉजेज डेथ इन 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल, वो है आपका LD50। ठीक है, आगे है थेराप्यूटिक इंडेक्स। यही ED50 और LD50 के रेशियो को, यानी कि आपकी जो दवाई है वो कितनी यहाँ पे इफेक्टिव यानी कि सेफ है और कितनी यहाँ पे लीथल है, अगर हम उसका रेशियो निकालें तो उसके रेशियो को हम यहाँ पे बोलते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द टॉक्सिक डोज एंड द इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग। इट इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, इसकी मदद से हम ड्रग की सेफ्टी का मार्जिन पता लगा पाते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडेक्स इक्वल्स टू LD50 अपॉन ED50। आगे है थेराप्यूटिक विंडो। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है और यहाँ पे थेराप्यूटिक विंडो क्या है। देखिए, थेराप्यूटिक इंडेक्स एक रेशियो है लीथल डोज का और इफेक्टिव डोज का, और यहाँ पे जो थेराप्यूटिक विंडो जो है वो एक रेंज है। देखिए लिखा है कि थेराप्यूटिक विंडो इज द रेंज ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन between the minimum effective concentration and the minimum toxic concentration within which the drug is effective and safe। मतलब कि ड्रग की वो मिनिमम कंसेंट्रेशन जिस पर वो इफेक्ट शो कर रही है और वो मिनिमम कंसेंट्रेशन जिस पर वो लीथल हो जा रही है, उसके बीच की जो रेंज है वो यहाँ पे थेराप्यूटिक विंडो है। जिसके सपोज करो कि कोई जो दवाई है उसको इफेक्ट शो करने के लिए एटलीस्ट 350 यानी कि 350 मिलीग्राम ब्लड में पहुंचना जरूरी है, तो ये इसकी क्या होगी, मिनिमम डोज होगी, मिनिमम। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो ये जो है 800 मिलीग्राम mg तक ये जो है अपना सेफ इफेक्ट शो करती है, लीथल नहीं है। तो इसकी और इसके बीच की जो रेंज है वो आपकी थेराप्यूटिक विंडो है। थेराप्यूटिक जो इंडेक्स है वो लीथल डोज जो हमने अभी बताई, लीथल डोज कैसे, यानी कि अगर वो 50% जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उसमें वो जो है डेथ का रीजन बन रही है वो, और 50% पॉपुलेशन में अगर वो इफेक्टिव है तो उनका रेशियो थेराप्यूटिक इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इनमें डिफरेंस आता है, ये बहुत ध्यान से आपने समझ लेना है। आगे यहाँ पे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है। देखिए रिसेप्टर तो आपको बता दिया टाइप की प्रोटीन होती है। डाउन रेगुलेशन, डाउन का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। रेगुलेशन बोले तो कंट्रोल करना या एडजस्टमेंट करना। तो डिक्रीज इन रिसेप्टर नंबर एट सेल सरफेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग और हार्मोन।
जो कि स्पेशली एगोनिस्ट होता है। मतलब सपोज करो कि आपने कोई एगोनिस्ट दवाई बहुत लंबे टाइम से, क्रोनिक टाइम से आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो लंबे टाइम से उसका यूज़ करने पर वहाँ पे जो सेल पे जिस भी रिसेप्टर पे वो काम कर रही है ना, वहाँ पे वो रिसेप्टर जो है उनकी संख्या कम हो जाती है, उनके नंबर कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से एगोनिस्ट का यूज़ करने से, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, कि नंबर ऑफ रिसेप्टर ही कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रोनिक यूज़ ऑफ बीटा एगोनिस्ट, अगर आप बीटा एगोनिस्ट को बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स घट जाते हैं और ड्रग का इफेक्ट भी यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ है आपका यहाँ पे रिसेप्टर अप रेगुलेशन। अप बोले तो इंक्रीज होना, रेगुलेशन वही कंट्रोल और एडजस्टमेंट। तो अगर आप कोई ऐसी ड्रग जो कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, यानी कि एंटागोनिस्ट को बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो जो रिसेप्टर्स हैं वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं, यानी कि बॉडी खुद को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना चाहती है। इंक्रीज इन रिसेप्टर नंबर ऑन सेल सरफेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ए लो कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग और रिसेप्टर ब्लॉकेड, यानी कि एंटागोनिस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर बहुत लंबे टाइम से आप यहाँ पे एगोनिस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन ये इफेक्ट देखा जाता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एंटागोनिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्रोनिक बीटा ब्लॉकर का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ बीटा रिसेप्टर और बॉडी बनाने लग जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ बीटा रिसेप्टर बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं हम अप रेगुलेशन, रिसेप्टर अप रेगुलेशन। आगे है रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर के ना तो नंबर कम होते हैं ना ही नंबर बढ़ते हैं। जो भी रिसेप्टर होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, वो रेस्पॉन्स नहीं करते हैं दवाई के लिए। जैसे डी बोले तो रिड्यूस, एंड सेंसिटाइजेशन बोले तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंसिटिव, यानी कि किसी चीज़ को सेंसिटिव बनाने की प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन कहते हैं। डी आगे लगा है, यानी कि वहाँ पे सेंसिटाइजेशन या सेंसिटाइज नहीं हो रही है कोई भी चीज़। तो सिंपली कैसे डिफाइन करना है, ए रैपिड डिक्रीज इन रिसेप्टर रेस्पॉन्सिवनेस डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द एगोनिस्ट ऑफन विदाउट चेंजिंग द रिसेप्टर नंबर, कि रिसेप्टर नंबर के बिना चेंज हुए और यहाँ पे एगोनिस्ट के मौजूद होने के बावजूद भी जो रिसेप्टर की जो रेस्पॉन्सिवनेस है, रिसेप्टर के अंदर जो रेस्पॉन्स देने की जो क्षमता है वही कम हो जाती है अचानक। उसी को बोलते हैं रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। और ये क्यों होता है, मैंने रेड कलर में यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन। रिसेप्टर जो कि प्रोटीन है एक टाइप की, उसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ गया है या फॉस्फोराइलेशन वहाँ पे हो गया है, तो उसकी वजह से, या इंटरनलाइजेशन मतलब उसी प्रोटीन का जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, तो ये इसकी वजह से होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एसिटाइल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अगर आप लगातार एसिटाइल कोलिन वहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन दे रहे हैं, तो कई बार निकोटिनिक जो रिसेप्टर है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो उनका काम होता है वो कम हो जाता है। तो यह है रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। आगे यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने समझ ली है, ये अभी तक हम बेसिक ही कवर कर रहे हैं, ये इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ ताकि आपको आगे फिर दिक्कत ना हो, और इनसे कई बार शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे है आपकी टर्म एडवर्स ड्रग इवेंट, ये इसको हम ADE बोलते हैं। एडवर्स बोले तो हार्मफुल, ड्रग इवेंट बोले तो क्लिनिकल ऑकरेंस, कि आप दवाई का यूज़ करने के दौरान जो भी आपका इवेंट हो रहा है वो ड्रग इवेंट कहा जाएगा। तो ड्रग इवेंट क्या है, एन अनडिजायरेबल और हार्मफुल इफेक्ट दैट हैपन्स वेदर ड्यू टू द ड्रग इटसेल्फ और मेडिकेशन एरर, कि कोई भी घटना जो या तो दवाई ही की वजह से हो रही है या दवाई देने के दौरान आपसे कोई गलती हो गई है, गलत डोज दे दी है, या कोई और एरर हो गई है, गलती से कोई दूसरी दवाई खा ली है, तो वो सारी घटना चाहे दवाई की वजह से हो चाहे आपकी गलती की वजह से हो, उन सभी को मिला करके हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग इवेंट। आपने इस डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इसमें सबसे बीच में जो है छोटा सा यहाँ पे दे रखा है, इसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अभी हमने देखा था ADR। तो ADR जो होता है ना, वो दवाई में अगर कोई दिक्कत हो, दवाई की ही वजह से अगर कोई दिक्कत हो रही है, शरीर के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, तो वो ADR होता है। ठीक है। हार्म कॉज्ड बाय द ड्रग इटसेल्फ एट नॉर्मल डोजेस फॉर्म, एट नॉर्मल डोज पर दवाई ही के द्वारा कोई दिक्कत हो रही है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ADR। दूसरा है ग्रीन कलर में, जो अभी हम जो इसको समझ रहे हैं वो है एडवर्स ड्रग इवेंट, कि चाहे दवाई की वजह से चाहे दवाई के यूज़ करने का मतलब है कि दवाई जो दी है वो उसके गलत डोज दे दी है या गलत दवाई दे दी है,
है ना, गलत तरीके से ले ली है या उसकी गलत डोसेस फॉर्म ले ली है, मतलब कि वही प्रैक्टिस के दौरान। तो अगर या तो दवाई की वजह से या फिर मेडिकेशन एरर की वजह से जो भी दिक्कतें होती हैं उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट, यानी कि हार्म कॉज बाय ड्रग एप्लीकेशन। ड्रग को आप जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है, प्लस ड्रग की खुद की वजह से, मतलब दोनों को मिला करके देखो ये इसी के अंदर आ रहा है। इसी में देखिए लास्ट में एक और वो है एडवर्स इवेंट, मतलब हार्म ऑकर्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बाय ड्रग। ये ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी दिक्कतें हो ना, वो आपका एडवर्स इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कुछ बेसिक टर्म हैं जो अभी आपने समझी हैं, जो कि आपके बेस को यहाँ पे मजबूत करेंगी। अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चंस की, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जो पहले क्वेश्चन आपका बन रहा है वह है डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, वो शॉर्ट में 2 नंबर में आपने बताना है। तो यहाँ पे देखिए एडवांस फार्माकोलॉजी में आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें देखिए फार्माकोकाइनेटिक में आपने जो देखना है चीज़ों को वो है द डायनेमिक ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एलिमिनेशन। कहने का मतलब है एडीएम आपने कवर करना है। फिर आपने कवर करना है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल। फिर आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, ये चीज़ें। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन क्या है आप जानते हैं, वैसे सिंपली हमने इसको वर्ड को ब्रेक करके भी बता रखा है। एब जो कि एक लैटिन प्रेफिक्स है जिसका मतलब होता है अबे फ्रॉम, यानी कि दूर। सॉर्प्शन कहने का मतलब है कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म सोर्बियर, जिसका मतलब होता है टू सक इन, मतलब टेक इन, किसी चीज को मतलब एक जगह से दूर ले जाकर के उसको शक करना, मतलब खींचना। सिंपली यहाँ पे एक रेड कलर में बॉक्स में यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, सिंपल डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रॉम आउटसाइड एंड मूविंग इनसाइड, मतलब किसी भी चीज को बाहर से अंदर की तरफ खींचना, है ना। तो वही है एब्जॉर्प्शन। ये चाहे दवाई ही नहीं और भी कोई चीज़ हो सकती है जहाँ वो मतलब कि बाहर से अंदर किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू खींची जा रही हो, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कि आपने जो दवाई खाई यानी कि आपके जैसे मुंह के थ्रू निकली, वो आपकी ईसोफेगस से होती हुई आपके स्टोमक में जाएगी। स्टोमक में सबसे पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, उसके बाद वो डिजोल्व होगी, आगे चल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से या कहें तो स्टोमक से आपकी दवाई का ब्लड सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड स्ट्रीम में पहुंचना, वही आपको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन। इतना आप जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि ड्रग है, दवाई है। दवाई का ये बिलाई बिलाई दिखा रखी है, यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं उनके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना, वही एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन को आप और भी गहराई से यहाँ पे समझ सकते हैं। मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, जैसे कि सिंपली अगर आप देखोगे ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है, जिसको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके दिखाया गया है। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम जूम आउट करें तो उसकी जो लेयर होती है ना, उसमें कुछ इस तरीके से माइक्रोविलाई होती है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे ये माइक्रोविलाई होती हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखेंगी, ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी। तो ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सेल होती हैं, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल की मदद से यानी कि उनसे ही क्रॉस करके आपकी जो दवाई है वो इन सेल इन ब्लड वेसल यानी कि कैपिलरीज में पहुंचती है। और अगर इसी कैपिलरीज को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जैसे कि ये आपका स्टोमक है, ये आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे स्टोमक से चाहे इंटेस्टाइन से वो जो दवाई कुछ इस तरीके से कैपिलरीज से होकर के ये हेपेटिक पोर्टल वेन देख रहे हो, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हो, इस वैन में वो चली जाती हैं। सबसे पहले आपकी दवाई स्टोमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाती है, इस पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन जाती है आपके लिवर को। तो आपको पता है कि जो ओरल जो भी हम दवाई खाते हैं, सबसे पहले लिवर उनको फिल्टर करता है। आप जो भी खाना भी खाते हैं ना, वो भी सेम इसी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। आपने खाना खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वो माइक्रोबिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, है ना। तो एब्जॉर्ब होकर के वो यहीं से यानी कि इस पोर्टल वेन से लिवर तक पहुँचता है। लिवर का काम है उसको फिल्टर करना। भाई आपकी बॉडी में जो भी चीज़ आ रही है, तो लिवर एक चौकीदार की तरह काम करता है, चेक पॉइंट की तरह उसको चेक करता है। तो लिवर जब उसको चेक कर लेता है तो कुछ अमाउंट वहाँ पे रोक देता है, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। और जो एक्चुअली में आगे जो दवाई सर्कुलेट होती है वो हेपेटिक वेन में जाती है। हेपेटिक वेन आपके यहाँ पे हार्ट से कनेक्ट होती है।
इन्फीरियर वेना के बाद जो हार्ट में है, तो उससे कनेक्ट होती है हेपेटिक वेन। ठीक है, नीचे जो होती है वो पोर्टल वेन है, ये आपकी हेपेटिक वेन इन्फीरियर वेना के बाद में जाती है। और हार्ट का काम फिर क्या होता है, उस पूरी दवाई को सर्कुलेट कर देना, पंप कर देना, हर एक टिश्यू हर एक सेल तक वो पहुंच जाती है। जैसे कि यहाँ से ये दिखा रहा है कुछ इस तरीके से, समझ आया। तो ये है आपका पूरा मैकेनिज्म। बाकी यहाँ पे अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन या तो यहाँ पे आपके स्टोमक से होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन से। और आगे यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन के तरीके भी दिखा रखे हैं जो आपने बीफा में पढ़े थे, पर फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन इस लेवल का नहीं बनता है। यहाँ पे जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो वो एक ग्रेडियंट यहाँ पे काम करता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसकी मदद से वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहाँ पे एक यहाँ पे फैसिलिटी होती है, जो भी दवाई है उसको फेंकने का ये काम करता है। दूसरी तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एटीपी खर्च होती है, तो वो जो है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ तरीके भी यहाँ पे शो कर रखे हैं। अब हमने जो यहाँ पे कवर करना है वो एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को वो अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि ड्रग से रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं, कुछ बॉडी से रिलेटेड फैक्टर हैं, और कुछ यहाँ पे इंट्रैक्शन, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन या ड्रग फूड इंट्रैक्शन, कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर, दवाई से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि दवाई के एब्जॉर्प्शन को कम या फिर ज़्यादा करेंगे। पहला है सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइपोफिलिसिटी अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि लिपिड सॉल्युबल जो दवाइयाँ होती हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल हैं उनकी मदद से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और आपको पता है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड यानी कि एक लिपिड है, तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो लिपिड नेचर की ड्रग जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। दूसरी तरफ वाटर जो सॉल्युबल ड्रग है होती तो एब्जॉर्ब वो भी है, उनका एक अलग माध्यम छोटा सा आपने देखा होगा एब्जॉर्प्शन के लिए छोटा सा छेद होता है सेल मेम्ब्रेन में जिसके थ्रू वो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन वो स्लोअर होता है, ठीक है, धीमा होता है। तो सॉल्युबिलिटी आपकी ड्रग किस में सॉल्युबल है वो अफेक्ट करता है। दूसरा आयोनाइजेशन, कि अगर आपकी ड्रग नॉन आयोनाइज्ड है, कोई भी उस पर आयन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। जस्ट अपोजिट, अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, चार्ज है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। दूसरा आगे मॉलिक्यूलर साइज, आपकी दवाई जितनी महीन होगी, स्मॉल होगी, बारीक होगी, फाइन होगी, तो उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी, सिंपल सी बात है। आगे लिखा है फिजिकल फॉर्म या पार्टिकल साइज, तो फाइन पाउडर जल्दी एब्जॉर्ब होंगे एज कम्पेयर टू कोर्स पाउडर, ठीक है। तो ये है ड्रग से रिलेटेड फैक्टर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को। आगे है बायोलॉजिकल या पेशेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट, आपकी जो दवाई आपने खाई है वहाँ पे अगर बात करें, अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टोमक है, तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। तो सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है स्टोमक के कंपेयर में, तो वहीं से जो है एब्जॉर्प्शन भी होता है। आगे है ब्लड फ्लो एट एब्जॉर्प्शन साइट, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो परफ्यूजन रेट ज़्यादा है तो वहीं एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। आगे है एज एंड डिसीज, कि बच्चों में या बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं तो उनमें एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। अगर कोई डिसीज हो गई है जैसे कि जीआई अल्सर हुआ, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो ये जो है डिक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। आगे लिखा है फूड समटाइम्स फूड भी अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। एंड तीसरे तरीके के जो फैक्टर है वो है ड्रग और ड्रग फूड इंट्रैक्शन। कई बार दवाई के साथ इंट्रैक्शन हो जाता है या दवाई का आपके खाने के साथ इंट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। जैसे ड्रग इंट्रैक्शन में जिसकी जो एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर आपने ले लिए तो उसके एब्जॉर्प्शन को वो कम कर देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे है ड्रग फूड इंट्रैक्शन, कि जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन या फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होती हैं एंटीबायोटिक, अगर उनको आपने डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क के साथ ले लिया तो एब्जॉर्प्शन उनका कम हो जाएगा। तो अभी जो हमने ये देखा है, समझा कि भाई एब्जॉर्प्शन क्या है, कैसे ये होता है, थोड़ा सा डिटेल में भी देखा है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो चीज़ें समझिए। इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, एंड डिस्क्राइब फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए सिलेबस में देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कवर करते हैं इसके बारे में। तो सिंपली हम देखिए वर्ड को ब्रेक करेंगे, बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। बायो यानी कि लाइफ और लिविंग सिस्टम, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि चेंज, केमिकल चेंज और अल्ट्रेशन।
तो सिंपली यहाँ पे एक लाइन में कहें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन लिविंग सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर दवाई का जो कंपोजिशन है यानी कि स्ट्रक्चर है, उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना, ताकि जो दवाई है वो इनएक्टिव हो जाए, वो मोर पोलर हो जाए और वो इजीली बॉडी से बाहर निकल जाए। तो उसी बदलाव को हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्यों करते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि दवाई ऑलरेडी अपना असर दिखा चुकी होती है, उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो रिसेप्टर से उसको हटाने के लिए उसके स्ट्रक्चर को बदलना जरूरी होता है, जो कि इसी प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है, तो सिंपली डेफिनेशन कैसे है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यूजुअली इन द लिवर विच कन्वर्ट्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग। कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें हम केमिकल अल्टरेशन करते हैं, मोस्टली लिवर के द्वारा होता है। इसमें क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या हमारी बॉडी या लिवर करता है? तो जो नॉन पोलर या कहें तो लिपिड जो सोल्यूबल ड्रग होती है उसको पोलर या लिपिड इनसोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसकी पोलरिटी को बढ़ाते हैं। दूसरा, एक्टिव ड्रग को हम इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करते हैं, जब वो इनएक्टिव हो जाएगी तो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा अगर थोड़ा और डेप्थ में देखें एमफार्म के हिसाब से, तो बहुत सारी जो प्रो ड्रग होती हैं जो ऑलरेडी इनएक्टिव होती हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर में भी कई बार बदलाव किया जाता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। जैसे लीवोडोपा जो इनएक्टिव फॉर्म है, प्रो ड्रग है, उसको डोपामीन में कन्वर्ट किया जाता है उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके। तो यहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म या कहें तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही समटाइम्स एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, कई बार जो आपकी एक्टिव ड्रग होती है जैसे एमिट्रिप्टाइलिन, तो उसको जो है एक एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना होता है, तभी उसका मेटाबोलाइट असर दिखाता है, जिसकी एमिट्रिप्टाइलिन को नोट्रिप्टाइलिन में कन्वर्ट करना होता है केमिकल अल्ट्रेशन के द्वारा। तो ये भी यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि दवाई को इनएक्टिव करना, कई बार यहाँ पे आपको दवाई को एक्टिवेट भी करना होता है। अभी तक हमने बी फार्म में सिर्फ जाना था कि दवाई को इनएक्टिव करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये डेप्थ में नॉलेज आपको गेन करनी है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि नोट करके कि मोस्ट वाटर सोल्यूबल ड्रग लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्माइन अंडरगो लिटिल मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएटेड अनचेंज्ड बिकॉज दे आर ऑलरेडी पोलर। देखिए, दवाई को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी पोलरिटी को बढ़ाना, मतलब उसको वाटर सोल्यूबल बनाना। लेकिन जो दवाई ऑलरेडी वाटर सोल्यूबल है, जैसे अभी हमने देखा था कि वो एब्जॉर्ब होने में उनको दिक्कत होती है, तो जो ऑलरेडी वाटर सोल्यूबल है तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो वही लिखा है कि जो मोस्टली वाटर सोल्यूबल ड्रग है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्माइन, उनका लिटिल मेटाबॉलिज्म होता है और वो एक्सक्रिएट होती है अनचेंज्ड फॉर्म में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही पोलर है, तो वो फट से बाहर भी निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म के जो फेजेस हैं उनको दिखा रखा है कि ये मोस्टली लिवर के द्वारा होता है। इसके अलावा और भी कई ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली लिवर यहाँ पे काम करता है मेटाबॉलिज्म में। इसके दो फेजेस होते हैं। फेज 1 जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड किए जाते हैं, जिसको फंक्शनलाइजेशन भी रिएक्शन बोलते हैं फेज 1 में। उसके बाद फेज 2 होता है जिसको हम कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में इनएक्टिव या कहें तो टॉक्सिक यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं, जिनको यूरिन के थ्रू या कह सकते हैं हम बाइल के थ्रू या फीकस के थ्रू बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे बात करें साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पर है? तो मेनली जो प्राइमरी साइट है वो लिवर है, जिसमें साइटोक्रोम P450 ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो अदर साइट है यहाँ पे किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन और प्लाज्मा में भी कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि केमिकल अल्ट्रेशन दवाई के अंदर दो फेजेस में होता है। पहला है फेज 1 जिसको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, दूसरा है फेज 2 जिसको कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 रिएक्शन यानी कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन की। तो सिंपली यहाँ पे वर्ड को आप ब्रेक करके भी समझ सकते हैं। फंक्शनल जो कि फंक्शनल ग्रुप से आया है, जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग और इंट्रोड्यूसिंग, मतलब जो दवाई है, मेडिसिन की जो स्ट्रक्चर है ड्रग की, तो उसकी स्ट्रक्चर में ये जैसे अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनका ऐड होना वही कहा जाता है फंक्शनलाइजेशन।
इसकी वजह से क्या होता है, उनकी पोलैरिटी बढ़ती है ना, उनका मोलिकुलर वेट भी यहाँ पे बढ़ता है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा है कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन बाय विच ए फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस और एडिड इन द ड्रग मॉलिक्यूल। इस टाइम पे जो मेटाबोलाइट बनेगा, जैसे सपोज करो कि कोई ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ड्रग है, इसमें आपने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिया। अब इसके बाद इसका ये जो है एक नया मेटाबोलाइट बना, न्यू मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट उसको बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म या कहें तो केमिकल चेंज के दौरान जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटाबोलाइट बनेगा या तो वो एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। आगे लिखा है कि इट मेक ड्रग मोर पोलर एंड प्रिपेयर फॉर फेज 2 कंजुगेशन रिएक्शन, कि इन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन से यहाँ पे जो आपकी ड्रग है ना वो मोर पोलर हो जाएगी, वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होने लगेगी और वो रेडी होगी आगे जो कंजुगेशन रिएक्शन होंगी उनके लिए भी। इसमें जो है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन तरीकों से जो है, जो मोस्ट कॉमनली जो दवाई मार्केट में अवेलेबल है वो इन तरीकों से उनमें फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होती हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन है ऑक्सीडेशन। ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, ड्रग हैं, वो ऑक्सीडेशन के द्वारा ही यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑक्सीजन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है स्ट्रक्चर में मतलब कि ऑक्सीडेशन, या बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मोलिक्यूल, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन है ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन। जैसे डाइजेपाम में अगर OH ग्रुप ऐड हो रहा है, डैश मिथाइल डाइजेपाम बनता है। तो ये जो मेटाबोलाइट है ये फर्दर जो है फेज 2 रिएक्शन के लिए जाएगा। ऐसे ही फेनिटोइन जो है 5 हाइड्रोक्सी फेनाइल हाइडेंटोइन, इसमें कन्वर्ट होता है। ये इसी मैकेनिज्म से आपकी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक इसी मैकेनिज्म से यहाँ पे रिएक्शन करती हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कुछ जो मेडिसिन है वो रिडक्शन जो है, रिडक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या कहें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द ड्रग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे क्लोरल हाइड्रेट है, वो कन्वर्ट होती है रिडक्शन के बाद ट्राईक्लोरोइथेनॉल में, ठीक है। एक है प्रोंटोसिल जो कि प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है और वो फिर फर्दर सल्फेनिलमाइड इसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है रिडक्शन के बाद, ठीक है। आगे है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोले तो द ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग मोलिक्यूल यूजुअली एस्टर, अमाइड और ईथर बाय वाटर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, कि वाटर की मौजूदगी में, वाटर की वजह से किसी भी ड्रग का, स्पेशली यहाँ पे एस्टर, अमाइड और ईथर की हम बात करें तो उनका टूट जाना ड्रग के मोलिक्यूल का, वही हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन यहाँ पे एस्ट्रेज जो एंजाइम है, जहाँ पे एस्टर होता है तो एस्ट्रेज जो एंजाइम है वो उसको तोड़ देता है वाटर की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। ऐसे ही लिडोकेन है, वो अमाइडेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है मोनोइथाइल ग्लाइसिन ज़ैलिडाइड में, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं प्रोकेन है, इनलेप्रिल है, एंडोमेथासिन है, ऑक्सीटोसिन है, जो कि इस तरीके से यहाँ पे जो है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन करती हैं, ठीक है। आगे है साइक्लाइजेशन, कि कोई स्ट्रेट चैन है, जैसे कि स्ट्रेट चैन होती है जैसे कि CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसकी कुछ इस तरीके से हम अगर साइकिल में कन्वर्ट कर दें, स्ट्रेट चैन को साइकिल में कन्वर्ट कर दें तो उसी को हम बोलेंगे साइक्लाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम स्ट्रेट चैन, एग्जाम्पल प्रोग्वानिल, उसको कन्वर्ट हो जाना साइक्लोग्वानिल में। प्रोग्वानिल उसमें टर्म एक जुड़ गई, प्रीफिक्स साइक्लो यानी कि इसमें साइकिल बन गई है, ठीक है। दूसरा है डिसाइक्लाइजेशन, जो कि इसके जस्ट उल्टा है, कि एक रिंग स्ट्रक्चर है, इस रिंग स्ट्रक्चर का ओपन हो जाना या टूट करके स्ट्रेट इस तरीके से चैन बनाना, वो आपका डिसाइक्लाइजेशन है। तो ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर इन ड्रग मॉलिक्यूल कॉल्ड डिसाइक्लाइजेशन। एग्जाम्पल ये फेनिटोइन, बार्बिचुरेट, थियोफाइलिन और कैफीन के अंदर यही होता है। तो ये अभी आपने देखिए फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, इनमें जो भी मेटाबोलाइट बनेंगे वो एक्टिव भी रह सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेनली चीज़ हो रही है पोलैरिटी बढ़ रही है, और यही जो अभी मेटाबोलाइट आपके बने हैं, जैसे कि क्लोरल हाइड्रेट से ट्राईक्लोरोइथेनॉल बना है, एस्पिरिन से सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड बने हैं, प्रोग्वानिल से साइक्लोग्वानिल बने हैं। इनका फर्दर सेकेंड फेज में जाकर के कंजुगेशन होता है, जिनको हम कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम इस टर्म को ब्रेक करें, कंजुग प्लस एशन, कंजुग एक लैटिन टर्म कंजुगेयर से आया है जिसका मतलब होता है जुड़ना, जॉइन टुगेदर, साथ में जुड़ना। एशन मतलब प्रोसेस या एक्शन।
कि कंजुगेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ड्रग और फेज 1 मेटाबोलाइट, या तो ड्रग या फेज 1 में जो मेटाबोलाइट बने हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये वाले जो मेटाबोलाइट बने हैं वो कंबाइन होते हैं एंडोजीनियस सब्सटेंस, जैसे कि लाइक ग्लूक्यूरोनिक एसिड, सल्फेट, ग्लाइसिन और मिथाइल सल्फेट ग्रुप, इन सब के द्वारा वो जो है कंबाइन होते हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ये एंडोजीनियस सब्सटेंस मतलब जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, और ये पोलर होते हैं नेचर में। एंडोजीनियस बोले तो जो आपकी बॉडी में कुछ नेचुरली कुछ केमिकल कुछ कंपाउंड मौजूद होते हैं और ये पोलर होते हैं। पोलर जैसे कि आपको मैंने बताया ग्लूक्यूरोनिक एसिड आपकी ड्रग के साथ अगर जुड़ जाएगा, उसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, वो ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी और उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सल्फेट का ऐड होना या ग्लाइसिन का ऐड होना या मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, तो ये सब जो है आपकी बॉडी में ही मौजूद होते हैं। तो कंजुगेशन का मतलब समझ आए कि यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड की मदद से वो अच्छे से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। जैसे कि आगे लिखा है कि ड्रग मोलिकुलर वेट इंक्रीज, यहाँ पे ड्रग का मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, ड्रग हाइड्रोफिलिक हो जाएगी या आयोनाइज हो जाएगी, और ड्रग कंप्लीटली यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग कंजुगेशन रिएक्शन, जैसे कि मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन जिसको हम सल्फोनेशन भी बोलते हैं, आगे है एसिटाइलेशन और ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन और ग्लूक्यूरोनिक एसिड कंजुगेशन, या इसको ही हम ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन भी बोलते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो दवाइयों में होता है वो ये होता है ग्लूक्यूरोनिक एसिड कंजुगेशन, कि जब भी ड्रग के मेटाबोलाइट के साथ ग्लूक्यूरोनिक एसिड जोड़ता है तो ज़्यादातर दवाई इसी तरीके से इनएक्टिव होती है और मेटाबोलाइज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उनके क्या केमिकल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके से मेटाबोलाइज होती है, पर मोस्टली दवाइयाँ इसी तरीके से होती हैं। ठीक है, तो पहला है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जैसे आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि मिथाइल ग्रुप का ऐड होना किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, वही मिथाइलेशन है। तो अटैचमेंट ऑफ ए मिथाइल ग्रुप टू ड्रग या मेटाबोलाइट कॉल्ड मिथाइलेशन। ये मिथाइलेशन स्पेशली उन ड्रग में होता है जिनमें अमीन ग्रुप या फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे हिस्टामिन में अमीन ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे एड्रेनलिन भी इसके एग्जांपल है, निकोटिनिक है, मिथाइल डोपा है, कैप्टोप्रिल है, तो उनमें जो कंजुगेशन होता है वो मिथाइल ग्रुप के साथ होता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनएक्टिव होते हैं। आगे है सल्फेट कंजुगेशन, जिसको सल्फोनेशन भी बोलते हैं, कि सल्फेट ग्रुप का ड्रग या ड्रग के मेटाबोलाइट के साथ जुड़ जाना, वो सल्फोनेशन कहा जाएगा। ये फेनोलिक कंपाउंड या स्टेरॉइड में होता है। देखिए, हो सकता है कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमने फिनॉल पढ़ा, तो हो सकता है कि एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग तरीकों से भी यहाँ पे कंजुगेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये फेनोलिक कंपाउंड और जो स्टेरॉइड होते हैं वो सल्फेट के साथ भी कंजुगेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल क्लोरामफेनिकोल है, मिथाइल डोपा है, एड्रिनल एंड सेक्स स्टेरॉइड्स है, तो ये इसके द्वारा यहाँ पे कंजुगेशन करते हैं। इसके मिथाइल डोपा इसका भी एग्जांपल है और इसका भी एग्जांपल है, तो ये दोनों में यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे है एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप का आपके ड्रग या मेटाबोलाइट के साथ जुड़ना एसिटाइलेशन कहा जाएगा। ये अमीन ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप या हाइड्रोजीन जो ग्रुप होते हैं उनके साथ मोस्टली एसिटाइलेशन होता है, जैसे आइसोनियाजिन, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, हाइड्रोलाजीन, क्लोनाजेपाम, है ना, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड पास जिसको हम बोलते हैं, और प्रोकेनामाइड, तो इनमें जो है एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, आगे हमारे यहाँ पे ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। जब ग्लूटाथियोन अगर किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ता है तो उसको ग्लूटाथियोन कंजुगेशन कहा जाएगा। ड्रग विद एपॉक्साइड और क्यूनोन ग्रुप फॉर्म कंजुगेट विद ग्लूटाथियोन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथियोन एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम, कि जिन ड्रग के स्ट्रक्चर में एपॉक्साइड या क्यूनोन ग्रुप होते हैं वो ग्लूटाथियोन के साथ में कॉम्बिनेशन या कंजुगेशन करते हैं, और एक एंजाइम यहाँ पे जीएसटी यानी कि ग्लूटाथियोन एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये करते हैं। एग्जांपल पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, और ये बहुत रेयर ही होता है। देखिए, जब आपकी ओवरडोज हो जाती है ना पैरासीटामोल की, तो उस टाइम पे ड्रग को, पैरासीटामोल को इनएक्टिव करने के लिए ये मैकेनिज्म भी रोल निभाता है, पर ये टॉक्सिसिटी भी करता है। ठीक है, टॉक्सिक पाथ भी होता है ये। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें जिसके द्वारा जो है पैरासीटामोल इनएक्टिव होती है वो है ग्लूक्यूरोनिक एसिड कंजुगेशन, जो कि मेजर पाथवे है। मोस्ट ऑफ द ड्रग वो इसी के द्वारा यहाँ पे इनएक्टिव होती है या मेटाबोलाइज होती है। क्यों होती हैं वो भी अभी आपको पता चलेगा। ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ये जो ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो एंडोजीनियस सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में मौजूद होता है, ये ग्लूकोज से डेराइव हुआ है,
और ये जो कंजुगेशन जो करता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उनसे ये कंजुगेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी, जो कि एंजाइम है यहाँ पे यूडीपी ग्लूक्यूरोनोसिल ट्रांसफरेज, इसकी फुल फॉर्म टोटल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूजीटीएस बनती है, यूडीपी ग्लूक्यूरोनोसिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूक्यूरोनिक एसिड जो है कंजुगेशन करता है उन ड्रग के साथ जिसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। तो ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं वो अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कंटेन करती हैं और एसिडिक ग्रुप भी इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो इसके द्वारा ही यहाँ पे मेटाबोलाइज होती हैं। इसकी क्लोरामफेनिकोल है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, डाइजेपाम है, लोराजेपाम है, मॉर्फिन है, मेट्रोनिडाजोल है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे है ग्लाइसिन कंजुगेशन, ये रेयर ही होता है, मेजर पाथवे नहीं है। ड्रग विच हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन आर कंजुगेटेड विद ग्लाइसिन, जिनमें बहुत कुछ दवाई ऐसी होती हैं जैसे कि एस्पिरिन अगर हाई डोज की बात करें, या निकोटिनिक एसिड या बेंजोइक एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, वो कई बार ग्लाइसिन के साथ भी कंजुगेशन बनाती हैं। नॉट ए मेजर पाथवे, ये कभी कभार ये होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी जो हमने कवर करा है वो अच्छे तरीके से ये समझा कि भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या फेजेस हैं, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, नेक्स्ट में आपका यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन एलिमिनेशन एंड राइट जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, जो कि शॉर्ट में 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन कि एलिमिनेशन क्या है वो आपने बताना है, और यहाँ पे एलिमिनेशन की काइनेटिक होती है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, वो आपने बतानी है, उनका फॉर्मूला बताना है। एलिमिनेशन, और इसको कई बार हम एक्सक्रिएशन भी बोलते हैं। तो एलिमिनेशन मीन रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ड्रग से बॉडी का बाहर निकलना, ठीक है। कई बार कुछ बुक में ना एलिमिनेशन इज द कंपोजिशन ऑफ एक्सक्रिएशन प्लस मेटाबॉलिज्म, मतलब जैसे एक्सक्रिएशन अभी आपने समझा, मेटाबॉलिज्म और प्लस एक्सक्रिएशन, अगर हम इन दोनों टर्म को एक साथ पढ़ें तो उसी को हम यहाँ पे एलिमिनेशन बोल देते हैं। कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन जो हम बोलते हैं वो जब दोनों चीज़ें साथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन को कंबाइंड फॉर्म में एलिमिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पे लिखा हो। तो एलिमिनेशन आप नॉर्मली समझो कि ड्रग का ब्रेक होकर के मेटाबोलाइज होकर के बॉडी से रिमूव होना, वो एलिमिनेशन है। तो सिंपली एलिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन, बाइल, स्वेट, सलाइवा, लंग्स, मिल्क। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेन जो मेथड है वो है किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा ड्रग का बाहर निकलना, या फीकस यानी कि बाइल के थ्रू, पसीनों के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, लंग्स के थ्रू, मिल्क के थ्रू, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निकलती है। तो उस प्रोसेस को हम एलिमिनेशन या एक्सक्रिएशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो एरो है ये ब्लैक कलर में ये फ्री ड्रग को इंडिकेट कर रहा है, ये जो एरो है ब्लू कलर में थोड़ा ब्लूइश, ये कंजुगेट ड्रग को इंडिकेट कर रहा है। अभी हमने कंजुगेशन रिएक्शन देखी, हमने अभी समझा था कि भाई जब कंजुगेशन रिएक्शन होती हैं तभी ड्रग इनएक्टिव होती है, तभी बाहर निकलती हैं। तो ब्लैक कलर में जो ड्रग है वो तो मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे लिवर में जा रही है, लिवर में वही ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो जा रही है, यानी कि जब टूट जा रही है, कंजुगेशन बन जा रहा है, कंजुगेशन बनने के बाद में वो कुछ इसी तरीके से या तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल रही है, यानी कि फीकस के थ्रू, या फिर इस किडनी के थ्रू बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक बोले तो मूवमेंट, गति, रेट, कि किस रेट से वहाँ पे ड्रग या यूरिन पास हो रहा है, वो अलग अलग होते हैं ऑर्डर। तो जैसे कि पहला है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, जो कि रेयर ही होता है, बहुत ही कम ड्रग में ये देखा जाता है। और दूसरे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जो कि मोस्ट कॉमन जो ड्रग हैं वो इसी को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे लिखा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग ही एलिमिनेट होता है, और ये जो है ड्रग की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एलिमिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन ड्रग कंसेंट्रेशन। एग्जांपल इथेनॉल के केस में, फेनिटोइन के केस में, एस्पिरिन अगर आप हाई डोज पे लिए तो उस केस में जीरो ऑर्डर देखी जाएगी, एंड वारफेरिन। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला है चेंज इन ड्रग कंसेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू माइनस K0। K जो है यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है,
DC बोले तो चेंज इन ड्रग कंसेंट्रेशन, DT बोले तो चेंज इन टाइम, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग की कंसेंट्रेशन लगातार कम हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में कंसेंट्रेशन या C जो टर्म है वो है ही नहीं, मतलब कंसेंट्रेशन चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, सपोज करो 1 घंटे में अगर 200 मिलीग्राम ड्रग बाहर निकल रही है तो अगले 1 घंटे में भी उतनी ही निकलेगी, अगले 2 घंटों में भी उतनी ही निकलेगी, मतलब वो एकदम कॉन्स्टेंट रेट से चलेगा। ठीक है, ये इन्हीं ड्रग में मोस्टली ये होता है जो मैंने एग्जांपल रखे हैं। बाकी जो मोस्ट कॉमनली जो फॉलो किया जाता है दवाइयों के द्वारा वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या है, ए कांस्टेंट फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में उसकी कुछ परसेंटेज एलिमिनेट होती है, और ये ऊपर नीचे हो सकती है, ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगा, ड्रग की कंसंट्रेशन अब लगातार कम हो रही है तो उसका एलिमिनेशन स्लो हो जाएगा। सपोज करो जैसे कि स्टार्टिंग के जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी ड्रग की तो 1 घंटे में दवाई निकल रही थी 200 मिलीग्राम, और बाद में 4 घंटे के बाद वहाँ से दवाई निकल रही है सिर्फ 20 मिलीग्राम पर घंटा। तो ये लगातार कम हो रहा है ड्रग की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो एलिमिनेशन डिपेंड ऑन ड्रग कंसंट्रेशन, एग्जांपल पेनिसिलिन, थियोफाइलिन, डाइगोक्सिन, पैरासिटामोल, अमोक्सिसिलिन, वो इसी को फॉलो करती हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। यहाँ पे K कांस्टेंट है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग की कंसंट्रेशन घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे C जो है इसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। ठीक है, अभी इस इमेज से भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पे जीरो ऑर्डर को दिखा रखा है। ये है ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में यानी कि ब्लड में, ये है टाइम। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस टाइम पे ये देखिए यहाँ पे जो एलिमिनेशन रेट है वो 25 यूनिट पर आवर है। ठीक है, जब बहुत अमाउंट है ड्रग का ब्लड के अंदर और लगातार अगर आप आगे देखो कि ड्रग की कंसंट्रेशन लगातार घटती जा रही है, टाइम जैसे बढ़ रहा है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे के बाद, लेकिन जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो 25 यूनिट पर आवर ही है, 25 यूनिट पर आवर ही है, मतलब वो कम नहीं हो रहा है, इनकी कांस्टेंट रेट है यहाँ पे, जो कि जीरो ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑर्डर आप यहाँ पे एलिमिनेशन देखोगे कि शुरू में जैसे कि ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन था वो 5 यूनिट पर आवर था। ठीक है, आगे चल के वो जो है यहाँ पे 2.5 यूनिट पर आवर होगी, क्योंकि लगातार ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एलिमिनेशन रेट भी कम हो गया। फिर आगे चल के 1.25 यूनिट पर आवर हो गया, जैसे जैसे यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन और कम हुई टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी वन मिस्टेक कि यहाँ पे 2.5 है। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं देख नहीं पा रहा था, इसमें पॉइंट है बीच में, इसमें दशमलव है। 2.5 यूनिट पर आवर, 2.5 यूनिट पर आवर, और यहाँ पे भी 2.5 यूनिट पर आवर। तो यानी कि ये एकदम कॉन्स्टेंटेड, चाहे ड्रग की कंसंट्रेशन कम थी चाहे ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे मतलब ज़्यादा थी चाहे कम थी, वो बरकरार उतना ही रेट रहा। समझ आ गया आपको? आगे देखिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंपार्टमेंट मॉडल, राइट इट्स टाइप्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल। क्योंकि 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है, आपने अभी यहाँ से चीज़ों को कवर करना है कि भाई पहले तो कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, और लीनियर और नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना। तो यहाँ पर देखिए सिंपली वही जो है आपकी हेडिंग है कंपार्टमेंट मॉडल। तो ये कंपार्टमेंट मॉडल की सिंपल पहले डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए कि ए कंपार्टमेंट मॉडल इज ए मैथमेटिकल और कॉन्सेप्चुअल मॉडल इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर कंपार्टमेंट्स टू डिस्क्राइब हाउ ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स एंड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखिए, हमको फार्माकोकाइनेटिक यानी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग का एलिमिनेशन ये समझने के लिए बॉडी को ना कुछ कंपार्टमेंट में, कुछ कमरों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एक्चुअली में बॉडी डिवाइड नहीं होती है एनाटॉमिकली अगर हम देखें, बस ये हमारी हाइपोथेसिस है, हम जस्ट मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने इसको अच्छे से, वैसे B.Pharm के 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, वहाँ भी पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस वो याद करना है कि एक कंपार्टमेंट मॉडल एक मैथमेटिकल या कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसमें बॉडी को या तो एक कंपार्टमेंट में यानी कि एक कमरे के रूप में या उससे ज़्यादा मोर कंपार्टमेंट में हम बांट लेते हैं, ताकि हम अच्छे से ये समझ पाएँ कि ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वो कैसे एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, अब यही जो कंपार्टमेंट मॉडल है वो 2 टाइप के होते हैं, 1 कंपार्टमेंट मॉडल एंड 2 कंपार्टमेंट मॉडल। तो इनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला है 1 कंपार्टमेंट मॉडल।
तो यहाँ पे लिखा है इन वन कंपार्टमेंट मॉडल बॉडी इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल कंपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है कि वन कंपार्टमेंट मॉडल में पूरी बॉडी को एक कंपार्टमेंट माना जाता है, एक कमरे के रूप में माना जाता है। जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है ना इमेज, ये पूरी बॉडी है। सपोज करो कि एक कमरा है, एक कमरे में यहाँ से दवाई दी और दवाई बाहर निकल गई। तो जब हम अपनी बॉडी को एक कंपार्टमेंट मानते हैं तो उसको बोलते हैं वन कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, तो इसमें जो ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेड हो रही है उसका जो एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन को और अच्छे से समझ लीजिए कि इस कंपार्टमेंट मॉडल में, वन कंपार्टमेंट मॉडल में जो बॉडी है उसको एक सिंगल कंपार्टमेंट के रूप में यहाँ पे हम मतलब कि हाइपोथेसिस करते हैं, मानते हैं। एंड ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी इन यूनिडायरेक्शनल, कि यहाँ पे जो भी ड्रग आती है बॉडी में वो हर जगह बराबर मात्रा में ड्रग जाती है और यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब वो एक ही दिशा में ड्रग जाती है। जैसे कि सपोज करो ड्रग इनपुट हुआ, ब्लड में गई, पूरी बॉडी में गई और फिर वो बाहर निकल गई, वापस से फिर वो उल्टा नहीं आएगी, क्योंकि टू कंपार्टमेंट मॉडल में वो उल्टा भी आती है। ठीक है, एलिमिनेशन ऑकर्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट, और एलिमिनेशन भी इसी कंपार्टमेंट से होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए कि देखिए इसमें दिखाया गया है सिंपली कि जब भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेड होती है बॉडी में ड्रग, तो उस टाइम पे जब एब्जॉर्ब होती है तो वो ब्लड और बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है, जो कि जिनको हम एक कंपार्टमेंट, एक कमरा मान रहे हैं। ठीक है, और जब बॉडी से बाहर ड्रग निकल रही होती है तो पूरी सारी जगह से वो एक साथ निकलती है। आउटपुट अगर एलिमिनेशन की बात करें, देखो एलिमिनेशन वही टर्म आ गई ना, एलिमिनेशन ये दोनों चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है कि मेटाबॉलिज्म भी है, एक्सक्रीशन भी है। तो ये जो है पूरी बॉडी जो एज ए कंपार्टमेंट काम कर रही है, वहीं से एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना टू कंपार्टमेंट मॉडल, इसमें हम ना अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी हाइपोथेसिस है, ध्यान रखना। इन टू कंपार्टमेंट मॉडल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट। पहला है सेंट्रल कंपार्टमेंट, लिखा है इट इंक्लूड्स ब्लड एंड हाईली परफ्यूज ऑर्गन। हमारे पहला क्या कंपार्टमेंट है, सेंट्रल। सेंट्रल बोले तो जहाँ पे ब्लड ज़्यादा परफ्यूज होता है, ज़्यादा ब्लड बहता है। जैसे आपके हार्ट में ज़्यादा ब्लड होता है, लिवर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है, किडनी में, लंग्स में, ब्रेन में, तो इनको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट मान लेते हैं। बाकी जो हिस्से हैं जैसे कि पेरीफेरल, उनको बोलते हैं पेरीफेरल कंपार्टमेंट, मतलब वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम होता है, जैसे मसल वगैरह में या फैट वगैरह में। ठीक है, लाइपोस टिश्यू, जो आपके एडिपोस टिश्यू वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होता है। तो हमने अपनी बॉडी को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका मैकेनिज्म समझें ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन का और एलिमिनेशन का, कि ड्रग आई, ठीक है, और वो सबसे पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाएगी। सेंट्रल कंपार्टमेंट या तो हार्ट में, लिवर में, ब्रेन में, किडनी में, लंग्स में, यहाँ पे। फिर उसके बाद ये इसका रेट ऑफ कांस्टेंट है, ठीक है, ये फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी, मसल वगैरह में, एडिपोस टिश्यू वगैरह में। फिर वापस अगर उसको बाहर बॉडी से निकलना है या मेटाबोलाइज होना है तो वापस जो है वो फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट में आएगी, तब जाकर के वो बॉडी से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे ये जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसमें इसकी दिशा दोनों तरफ चल रही है। ठीक है, वो पहला वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक ही दिशा में सारी चीज़ हो रही है, ये यूनिडायरेक्शनल है। तो यहाँ पे लिखा है कि हेयर ड्रग फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट रैपिडली इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट, कि इसमें जो दवाई है सबसे पहले तो फास्टली सेंट्रल कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर धीरे धीरे पेरिफेरल कंपार्टमेंट में पहुंचती है। एंड एलिमिनेशन जो होता है वो यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट से होता है। ठीक है, ये है आपके कंपार्टमेंट मॉडल और उसके दो टाइप। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल। इन दोनों में क्या अंतर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले इनकी डेफिनेशन दोनों को देख लीजिए कि लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल मतलब ए फार्माकोकाइनेटिक मॉडल इन विच ड्रग एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। जब ड्रग की कंसंट्रेशन पे एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। लीनियर क्योंकि यहाँ पे एक सीधी रेखा मिलती है। जैसे यहाँ पे आप समझोगे, यहाँ पे ड्रग का अमाउंट दिखा रखा है ब्लड में, यहाँ पे डोज दिखा रखी है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो जो लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है उसमें एक सीधी लाइन दिखेगी, मतलब ड्रग अगर उस वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे उसका एलिमिनेशन भी बढ़ता जाता है, उसका बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नॉन लीनियर में मतलब सीधी रेखा नहीं है, नॉन लीनियर है वो, कि शुरू में तो वो जो है बढ़ता है डोज बढ़ाने पे,
कुछ हद तक जब डोज बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है, सैचुरेशन आ जाती है एंजाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे कि वो ड्रग में फिर ड्रग की आप कितनी भी डोज दे लो, कितनी भी मात्रा बढ़ा लो, पर यहाँ पे एलिमिनेशन या कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। उनको हम बोलते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। तो यहाँ पे वही है कि जो आपकी लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है उसमें एलिमिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग की कंसंट्रेशन के, लेकिन नॉन लीनियर में जो एलिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे है कि लीनियर जो कंपार्टमेंट मॉडल है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे एलिमिनेशन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इधर नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल में ये फर्स्ट ऑर्डर पे या कहें तो जीरो ऑर्डर पे यानी कि मिक्स पे ये काम करता है। जैसे शुरू में तो आप जब ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सीधी सीधी रेखा चलेगी, पर उसके बाद में फिर ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लग जाएगी, यानी कि कितनी भी आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा लो यहाँ पे एलिमिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम मिक्स्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, आगे है इट शोज ए स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। ये ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन शो करती है लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल, ये एक सीधी रेखा दिखा रहा है। दूसरी तरफ ये जो है एक कर्व रेखा दिखाता है। इट शोज ए कर्व्ड लाइन ऑन ग्राफ बिकॉज एलिमिनेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। यहाँ पे सैचुरेबल ये हो गया है। ठीक है, आगे है एंजाइम सैचुरेशन डज नॉट ऑकर। लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल में एंजाइम का सैचुरेशन नहीं होता है, नॉन लीनियर में एंजाइम का सैचुरेशन हो जाता है हाई डोज पर। आगे है कि लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल में जो बाकी के जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जैसे हाफ लाइफ है, क्लियरेंस है, बायो अवेलेबिलिटी है, वो कांस्टेंट होते हैं, वो डोज पर डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरी तरफ फार्माकोकाइनेटिक जो मॉडल है नॉन लीनियर वाला, उस पर ये डोज पर डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे क्लियरेंस, बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ वगैरह। ठीक है, ये जो है डोज के घटाने बढ़ाने पे वो चेंज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें कौन से ड्रग कौन से कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो करती है, तो जैसे कि लीनियर के एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, थियोफाइलिन, डाइगोक्सिन, पैरासीटामोल वगैरह। नॉन लीनियर के एग्जाम्पल जैसे फेनिटोइन, इथेनॉल और हाई डोज में एसिप्रिन अगर आप ले रहे हो तो तब ये इसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो अभी इस तरीके से आपने देखा है कि भाई कंपार्टमेंट मॉडल क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, और नॉन लीनियर और लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल में क्या अंतर है, 7 नंबर में आपने कवर करा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि राइट ए नोट ऑन प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो कि कई बार शॉर्ट में 2 नंबर में आ जाता है कि प्रोटीन बाइंडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताइए, या फिर मोस्टली 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे सिलेबस में है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, तो यहाँ से ये आपने कवर करना है। तो ये भी आप ऑलरेडी वैसे पढ़ रखे हैं बी फार्म में। तो बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग की। जो ड्रग होती है जब वो एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में पहुंचती है, तो ब्लड में कई सारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है ना, या ग्लाइकोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है। तो उनसे जाकर के आपकी ड्रग जो है ना बाइंड हो जाती है। बस उसी बाइंडिंग की प्रोसेस को यहाँ पे हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं, कि ड्रग का प्रोटीन के साथ बाइंड होना। जैसे कि यहाँ पे इमेज में देखिए ये प्रोटीन है, यहाँ पे कोई लिगैंड यानी कि ड्रग है, ड्रग का इस प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाना, बस यही है प्रोटीन बाइंडिंग। अब इस प्रोटीन बाइंडिंग का क्या रोल है, क्या चीज़ को ये कम करेगी, बढ़ाएगी, वो चीज़ आपने यहाँ पे अच्छे से समझना है। तो प्रोटीन बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग of drug with blood protein such as albumin, globulin, alpha 1 acid glycoprotein and lipoprotein which affect their distribution, pharmacological activity and elimination। कि प्रोटीन बाइंडिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो ड्रग जो होती है वो कई टाइप की जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ में जो है वो बंध जाती है, और उसके बंधने से यानी कि जुड़ने से उनका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन अफेक्ट होता है। और ये जो सारी चीज़ें वो रिवर्सिबल है, ध्यान रखना, मोस्टली रिवर्सिबल होती है। मतलब जैसे ये जोड़ी है, अगर ड्रग प्रोटीन से जुड़ी है तो वो यहाँ से छूट भी जाती है। ठीक है, रिवर्सिबल है, दोनों तरफ को यहाँ पे एरो शो हो रहा है। अगर इरिवर्सिबल हो जाता है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। जब आपकी ड्रग एकदम फ्री होती है, फ्री कहने का मतलब है जैसे ही एब्जॉर्ब हुई और वो अभी किसी भी प्रोटीन के साथ में बॉन्ड या बोले तो बाइंडिंग नहीं हुई है, उसको फ्री ड्रग बोलेंगे। तो फ्री ड्रग ही फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है, वही एक्शन शो करती है जो फ्री होती है। यही आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर सकती है, मतलब कि सेल के अंदर भी जा सकती है। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज एंड कैन बी मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड, कि बस यही जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है टिश्यूज तक, यही मेटाबोलाइज की जा सकती है, यही बॉडी से बाहर निकाली जा सकती है। कौन सी ड्रग? जो फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इमेज से देखिए, जैसे यहाँ पे
ये जो अलग गोल गोल दिख रहा है ये फ्री ड्रग है, फ्री। तो फ्री जो ड्रग है वो इजीली इस मेम्ब्रेन को ये पार कर जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे प्रोटीन बाइंड हो रखी है, ये आप देख रहे हो प्रोटीन जहाँ बाइंड हो रखी है वो इस सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर रही है। ठीक है, ये अनबाउंड ड्रग है और ये प्रोटीन के साथ बाउंड ड्रग है। तो इन दोनों में आपने अंतर भी ये समझ लेना है। बाकी अगर हम बाउंड ड्रग की बात करें तो ये इनएक्टिव होती है, कि जब भी ड्रग प्रोटीन के साथ में जुड़ी होती है ना, मतलब कि वो कोई भी असर नहीं दिखाएगी। ये एक रिजर्वायर की तरह काम करेगी, एक्ट एज रिजर्वायर, मतलब रिजर्व में रहती है। जैसे कुछ जो ड्रग है यहाँ जो फ्री है सिर्फ वही सेल्स तक पहुंचेगी, वही एक्शन दिखाएगी। जो ये है ये थोड़ी देर बाद यहाँ से जब छूट जाएगी तब जाकर के एक्शन दिखाएगी। कहने का मतलब है ये जो है ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाती है। कौन? प्रोटीन बाइंडिंग। ये चीज़ पे फोकस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन बाइंडिंग है ना वो ड्रग के जो एक्शन है उसको लंबे टाइम तक खींचती है। इट प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन एंड डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। ये मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन को कम करती है। हमने अभी समझा कि फ्री ड्रग ही मेटाबलाइज और एक्सक्रिएट होती है। जब वो मेटाबलाइज होगी ही नहीं या एक्सक्रिएट होगी ही नहीं तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो प्रोलॉन्ग होगा ही ना। तो अगर आपने किसी भी ड्रग का जो है बोल सकते हैं कि अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना है, मतलब कि प्रोटीन बाइंडिंग अगर बढ़ेगी तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग की। ड्रग जो है किन किन तरीकों से बंधती है, कहाँ कहाँ बंधती है, बाइंड होती है। तो यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे दे रखे हैं, टू ब्लड कंपोनेंट, कि जो ड्रग है या तो ब्लड कंपोनेंट के साथ में बाइंडिंग करती है, जैसे कि स्पेशली जो मोस्टली जो ड्रग होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती हैं। कुछ ब्लड की सेल से भी बाइंड होती है, इसकी आरबीसी से भी कुछ ड्रग बाइंड होती हैं। इसके अलावा ब्लड के अलावा जो अदर जगह भी जो प्रोटीन मौजूद होती है या कोई ऑर्गन जैसे लिवर, किडनी, बोन, तो वहाँ भी ड्रग बाइंड करती है, तो वो भी हम देखेंगे। कई बारी ये जो है यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट से जो ड्रग बाइंड करती है उसमें सबसे जो मेन है वो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करना। तो मोस्टली जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि आपकी यहाँ पे एल्ब्यूमिन, लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, उनसे जाकर के जुड़ जाती हैं और ये रिवर्सेबल होता है। यहाँ पे एक ऑर्डर दे रखा है कि सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ जो बाइंड होती हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं, फिर ग्लाइकोप्रोटीन से, फिर लाइपोप्रोटीन से और सबसे कम ग्लोब्यूलिन से। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ब्लड में, 50 से 60% एल्ब्यूमिन ही होती है। और अब आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रोटीन से किस टाइप की ड्रग बाइंड होती है। जैसे एल्ब्यूमिन से एसिडिक ड्रग जो होती हैं वही बाइंड करती हैं। एल्ब्यूमिन से मोस्टली एसिडिक ड्रग बाइंड करती हैं। ठीक है, ये लाइन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इस पर जरूर से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल वारफेरिन है, डाइजेपाम है, डिजिटॉक्सिन है, आइबुप्रोफेन है, टोमोक्सिफेन है, ये एल्ब्यूमिन से जाकर के बाइंड करती हैं। ठीक, यही सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है मौजूद। दूसरी आएगी आपकी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, लिखा है बेसिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग बाइंड्स टू इट, कि जो ड्रग बेसिक होती है नेचर में और जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं, वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से जाकर के बाइंड होती हैं, जैसे इमिप्रामिन, लिडोकेन, क्यूनिडीन, प्रोप्रेनोलोल। तो इनकी कंप्लीट लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्ब्यूमिन से जो बाइंड होती हैं, जैसे कि बारबिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, नसेट, वैल्पोरिक एसिड, फेनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, टोल्ब्यूटामाइड, वारफेरिन, ये सब एल्ब्यूमिन से जाकर के बाइंड होती है। ये आप याद भी कर सकते हैं, कंपटीशन पर्पस के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो आग से जाकर के बाइंड होती हैं इसको हम शॉर्ट में ना आग भी बोल देते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। आग बोले तो A4 अल्फा 1, A4 एसिड, G4 ग्लाइकोप्रोटीन। जो आग से जाकर के बाइंड होती हैं वो है बीटा ब्लॉकर, ब्यूपीवैकेन, लिडोकेन, और यहाँ पे इमिप्रामिन है, मेथाडोन है, प्राजोसिन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे है आपका लाइपोप्रोटीन। लाइपो यानी कि लिपिड नेचर की। तो ये जो प्रोटीन है इससे जो ड्रग जो बाइंड होती है वो लाइपोफिलिक नेचर की, जो लिपिड में सोल्यूबल ड्रग है वो, और स्पेशली जो बेसिक है नेचर में वो ड्रग इससे बाइंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए है, क्लोरप्रोमासिन है, ये लाइपोप्रोटीन से बाइंड होती हैं।
आगे है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन से मोस्टली ड्रग बाइंड नहीं होती हैं, लेकिन है इट प्राइमरली बाइंड टू एंडोजीनियस सब्सटेंस, जो बॉडी में कुछ जो सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिसके हार्मोन वगैरह या फिर कुछ विटामिन्स वगैरह, ठीक है, या कुछ एलिमेंट, तो वो इससे बाइंड होते हैं मोस्टली। ग्लोब्यूलिन कई टाइप की होती है, जैसे अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, आगे है आपका बीटा 1, बीटा 2 और गामा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अल्फा 1 जो ग्लोब्यूलिन है उससे जो बाइंड होती हैं वो कुछ हद तक स्टेरॉयडल ड्रग बाइंड होती हैं। थायरोक्सिन इससे बाइंड होता है और साइनोकोबालामिन इससे बाइंड होता है, ठीक है। बाकी अल्फा 2 जो ग्लोब्यूलिन है उससे जो बाइंड होता है विटामिन ए, डी, ई, के और क्यूपरिक आयन इससे बाइंड होते हैं। आगे जो आपका यहाँ पे बीटा 1 ग्लोब्यूलिन है उससे जो बाइंड करते हैं वो फेरस आयन बाइंड करते हैं। बीटा 2 जो ग्लोब्यूलिन है उससे जो बाइंड करते हैं वो कैरोटीनॉइड ये बाइंड करते हैं। और जो गामा ग्लोब्यूलिन है उसको हम यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, तो इससे एंटीजन बाइंड करते हैं, ठीक है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो गामा ग्लोब्यूलिन है उससे कौन सी ड्रग बाइंड करती है, तो ड्रग नहीं बाइंड करती बल्कि एंटीजन बाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो हमने देखी ना सारी प्लाज्मा प्रोटीन है जिनसे प्रोटीन बाइंडिंग होती है या ड्रग बाइंड करती है, ठीक है। तो दूसरा है यहाँ पे ब्लड के अंदर ही जो कंपोनेंट जो ड्रग के साथ बाइंड करता है वो है सेल, ब्लड सेल, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड सेल। तो सम ड्रग, कुछ ड्रग वो ब्लड के सेल स्पेशली आरबीसी के साथ जो है बॉन्ड बनाते हैं या उससे जुड़ते हैं। आरबीसी जो कि ये भी मोस्ट अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में ब्लड के अंदर मौजूद होती है और ये लाइपोफिलिक होती है नेचर में। आरबीसी का नेचर है लाइपोफिलिक। तो लाइपोफिलिक होने की वजह से कुछ जो लाइपोफिलिक ड्रग है वो आरबीसी से बन जाती है। आरबीसी बड़ी भी होती है, ठीक है, साइज के हिसाब से। तो आरबीसी से कहाँ कहाँ पे बाइंड करती हैं, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन से कुछ ड्रग जैसे कि फेनिटोइन और पेंटोवार्बिटल हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी कि हीमोग्लोबिन से कौन से ड्रग बाइंड करते हैं, फेनिटोइन और पेंटोवार्बिटल। आगे है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये एंजाइम आरबीसी के अंदर मौजूद होता है, तो इनसे जो ड्रग बाइंड होती है वो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो इसी को इनहिबिट करती हैं वो इससे बाइंड होती हैं। एसिटाजोलामाइड, क्लोरथैलिडोन ये इससे बाइंड होती हैं। आगे है कुछ जो ड्रग है ना वो आरबीसी जो सेल है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन से भी बाइंड होती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन से। ये रिपोर्ट किया गया है कि कुछ लाइपोफिलिक और बेसिक ड्रग जैसे कि इमिप्रामीन या क्लोरप्रोमाजिन वो आरबीसी की मेम्ब्रेन से भी बाइंड होती हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट किया गया है, ये आपने इस तरीके से मेंशन करना है। तो अभी देखा है कि जो ड्रग ब्लड के कंपोनेंट से कहाँ कहाँ कैसे बाइंड करती हैं, ठीक है। आगे है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू प्रोटीन, मतलब कुछ जो प्रोटीन है वो ब्लड कंपोनेंट के अलावा और भी जगह मौजूद होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में, जिसको हम बोलते हैं। तो लिखा है समटाइम्स ड्रग ऑल्सो बाइंड टू प्रोटीन और अदर कंपोनेंट प्रेजेंट इन टिश्यू आउटसाइड द ब्लड प्लाज्मा लाइक लिवर, किडनी, लंग और मसल। कि कुछ जो दवाइयाँ होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उन्हीं से बाइंड हो, कई बार वो जो है किसी बाहरी ऑर्गन जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, मसल, वहाँ पर अगर कोई प्रोटीन मौजूद है तो वहाँ पर भी वो जो है बाइंड कर जाती हैं। दिस बाइंडिंग इंक्रीज द ड्रग्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज द ड्रग एट स्पेसिफिक साइट और मे कॉज टॉक्सिसिटी। इस तरह की बाइंडिंग क्या करती है, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाती है, उस ड्रग के इफेक्ट को लोकलाइज करती है। अगर सपोज करो लिवर पर जाकर के वो दवाई बंद गई, बाइंड कर गई, तो लिवर पर ज़्यादा इफेक्ट शो होगा, ठीक है। या अगर आपके लंग्स पे जाकर के वो बाइंड करेगी तो लंग्स पर ज़्यादा इफेक्ट शो होगा। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पे टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है अगर बहुत टाइम, लंबे टाइम तक के लिए वहाँ पे बाइंड रही। जैसे एग्जाम्पल तौर पे पैरासीटामोल, अगर आप हाई डोज में ले लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो लिवर से जाकर के बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा है इमिप्रामीन और प्रोमेजोल, तो ये जो है लंग से बाइंड करती है और वहाँ पर ये हेल्प करती है, मतलब कि एक तरीके से ब्रोंकोडायलेशन में या सांस लेने में ये मदद करती है, ठीक है। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना, ब्रोंकोडायलेशन या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, पर ये यहाँ पे हेल्पफुल रहती है लंग्स के लिए। आगे है हैवी मेटल जिसकी लेड है, कैडमियम, मरकरी है। तो ये जो है मेटलोथियोनियन जो प्रोटीन है जो कि किडनी में होती है उससे जाकर के बाइंड करती हैं, लेकिन ये किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, ठीक है। ये भी टॉक्सिसिटी है। यहाँ पे एक ऑर्डर दे रखा है कि भाई किस तरीके से ड्रग बाइंड करती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ड्रग है अगर हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू में देखें तो लिवर से बाइंड करती हैं, फिर किडनी से, फिर लंग्स से, फिर मसल से। तो ये अभी हमने तरीके देखे कि कैसे कैसे ड्रग आपकी बाइंड करती है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने समझना है वो है यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग का सिग्निफिकेंस, कि प्रोटीन बाइंडिंग के क्या रोल है
उससे क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है वो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने बताया कि ओनली जो फ्री फॉर्म में जो ड्रग है, जो अनबाउंड है, सिर्फ वही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगी, बाकी जो ड्रग है एज ए रिजर्वायर रहेगी, रिजर्वायर काम करेगी। तो ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव एंड सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो बाउंड ड्रग होती है वो एक रिजर्वायर की तरह काम करती है, रिजर्व में वो रहती है, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हाई प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन इन टिश्यू एंड ऑल्सो डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा बैरियर। कोई भी ड्रग अगर बाउंड हो गई है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, ना तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ना ही वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ना ही वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन घट जाता है प्रोटीन बाइंडिंग से, ठीक है। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को ये कुछ हद तक बढ़ाती है, इसको समझना है यहाँ पे कि कैसे एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है प्रोटीन बाइंडिंग को। तो लिखा है कि प्रोटीन बाइंडिंग रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम, सो ड्यू टू दिस बॉडी एब्जॉर्ब मोर फ्री ड्रग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन साइट, यानी कि इंटेस्टाइन और स्टोमक टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। देखिए आप इस तरीके से समझिए कि जैसे यहाँ पे ये फ्री ड्रग है, सपोज ये इंटेस्टाइन की तरफ है, इंटेस्टाइन से कुछ इस तरीके से ये ड्रग आ रही है फ्री फॉर्म में। जैसे ही फ्री फॉर्म में ड्रग आती है, तुरंत ये एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन या जो भी आपके यहाँ पे प्रोटीन है उनके साथ में बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फॉर्म में ड्रग की मात्रा कम रहती है, तो बॉडी का यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो पाता है। लगातार इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो बार बार एब्जॉर्ब हो रही होती है ताकि इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन हो, पर इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा मेंटेन, क्योंकि लगातार एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन ये जो प्रोटीन है वो बाइंड कर जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। क्यों बढ़ा रही है? ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। ये बी फार्म लेवल पे चीज़ें हमने नहीं समझी होंगी अच्छी तरीके से, आपने नहीं देखा होगा, ये गौर नहीं किया होगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो रिड्यूस करी है फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन को ब्लड स्ट्रीम में। तो इसकी वजह से जो बॉडी है वो ज़्यादा फ्री ड्रग एब्जॉर्ब करेगी एब्जॉर्प्शन साइट से, ताकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। आगे है मेटाबॉलिज्म। हमने बोला था कि फ्री ड्रग का ही मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन भी फ्री ड्रग का ही होता है। अगर बाउंडेड ड्रग है प्रोटीन के साथ तब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और यहाँ पे उसका एलिमिनेशन भी कम हो जाएगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिकॉज ओनली अनबाउंड ड्रग कैन बी मेटाबोलाइज। जब ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं होगी, मतलब कि वो लंबे टाइम तक असर दिखाएगी। इट इन्हांस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ को बढ़ा देती है ड्रग की, ड्रग लंबे टाइम तक असर करती है, ठीक है। आगे है एक्सक्रिएशन। प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज एक्सक्रिएशन, भाई एक्सक्रिएशन भी कम हो जाएगा क्योंकि अनबाउंड ड्रग ही एक्सक्रिएट हो सकती है बॉडी से। आगे है सिस्टेमिक सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग। देखिए कुछ जो ड्रग होती हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं या बड़े मोलिकुल होते हैं, मैक्रो मोलिकुल, जैसे हेपरिन है, ऑयल सोल्यूबल विटामिन है, वो सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती हैं लाइपोप्रोटीन के द्वारा। लाइपोप्रोटीन उनके लिए एक व्हीकल की तरह काम करते हैं। तो ये सिस्टेमिक सोलिबिलिटी में भी रोल निभा रहा है कौन? आपकी ये प्रोटीन, स्पेशली लाइपोप्रोटीन। आगे है प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रह रहा है यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग का, कि भाई प्रोटीन बाइंडिंग एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, ड्रग का जो एक्शन है वो लंबे टाइम तक क्लियर कर रहा है। तो लिखा है कि प्रोटीन बाइंडिंग स्लोली रिलीज ड्रग इनटू ब्लड, जो भी बाउंडेड ड्रग है वो स्लोली रिलीज होती है ताकि वो लंबे टाइम तक असर कर सकें। समझ गए? तो ये अभी हमने जाना है कि भाई प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गई होगी। आगे हम यहाँ पे कई सारे रिसेप्टर वगैरह की बात करेंगे और भी क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। वीडियो लेंथी हो गई है, अब बाकी के जो वीडियो है या आगे के जो पार्ट है यूनिट वगैरह वो आपको फार्मेसी वाले ऐप पर मिलेगी। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको जाकर के वहाँ पे ज्वाइन करना है, तो सिंपली आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।